हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12 फिजिक्स की इस लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमारा है भूचुंबकत्व, द अर्थ मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण कैसे आता है, क्या कारण है, आज हम इसी बात पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ करेंगे जिनसे आपको इस चैप्टर के आज से पहले के जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। इससे पहले क्लास शुरू करें प्यारे बच्चों, चैट सेक्शन में बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभ संध्या। आज थोड़ी सी क्लास में टाइम लग गया है, आप जानते हैं थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल इशू आता ही है, तो हम पहले से चेक करना चाह रहे थे कि ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। मोहम्मद गुलजार कह रहे हैं, बिल्कुल मोहम्मद गुलजार आज लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नईम सैफी, दिया, चेतन स्वरूप, फैजल खान, निशा, वर्षा, रंबिका, मोहित कुमार सरोनी, काफी बच्चे आ गए हैं। सूरज कुमार यादव, नवाब, मोहम्मद दशमन करके हैं, आयुष हैं, अजय हैं, अमित कुमार हैं, तो विवेक गोयल हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आपके मैसेज आने शुरू हो गए सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक और सिंगल टॉपिक, वह है भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी के अंदर जो एक चुंबक का गुण हम महसूस करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर पृथ्वी के भीतर चुंबक का गुण हम कैसे महसूस करते हैं, हमें कैसे यह बात पता चलती है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप जानते हैं जो कंपास नीडल्स होती हैं, कंपास नीडल्स क्या होती हैं कि जिसे हिंदी में दिक् सुई भी कहा जाता है, जिसका उपयोग पुराने समय पर किया जाता था, किसके लिए, दिशाओं को ज्ञात करने के लिए। तो उसकी यदि बार स्टार्टिंग में हम उसकी चर्चा करें तो आपको हमने एक बताया था, एक बात समझाई थी कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह, उसके जो सिरे होते हैं वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरते हैं। अब कभी आपने इस बात को सोचा कि आखिर क्या रीजन है कि चुंबक को लटकाने पर उसके सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ही क्यों ठहरते हैं। उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। चुंबक अगर प्रभावित होगा, यदि उस पर कोई बल कार्य करेगा तो वह बल वास्तव में एक दूसरे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ही लगा सकता है। मेरी बात पे फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इस डेरिवेशन को करवा तो चुके हैं। जो हम आपको बोल रहे हैं कि एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दंड चुंबक को रखा जाए तो उस पर एक बल काम करता है। हमने अपनी पिछली क्लास में इस बारे में चर्चा करी थी। लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझें तो हमने कहा एक दिक् सुई लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। चलिए, हमने एक दिक् सुई ली। एक दिक् सुई क्या होती है, इस तरीके से एक बॉक्स में बनी हुई होती है, इस तरीके से इसकी एक नीडल्स होती है। एक सिरा इसका हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का रख दिया जाता है। आवश्यकता नहीं है कि ऐसा ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक सुई प्रदर्शित कर रही है, इसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो ये इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए इसको थोड़ा सा झटका देके छोड़े तो भी घूम करके इसके सिरे ऐसे, हम कह सकते हैं एक बिंदु पर आकर के रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये इसका हिलना बंद हो जाता है और एक निश्चित दिशा में आकर के रुक जाती है। एक सिरा इसका नॉर्थ की तरफ रुकता है और दूसरा सिरा इसका हमेशा साउथ की तरफ रुकता है। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, उत्तरी ध्रुव, और साउथ यानी कि जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण दिशा, उस तरफ आकर के लगभग ये ठहर जाता है। अब सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हम इस बात पे ध्यान देना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट इस बात का है आज। उसका रीजन ये है कि ये अपने आप में जो कंपास नीडल है, यह अपने आप में एक चुंबक है। ये क्या चीज है, हमने कहा यह क्या है अपने आप में, यह एक चुंबक है। चुंबक है यानी कि ये स्वयं में अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है।
अगर यह मैग्नेट प्रभावित होगा तो किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह किसी और चीज से प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ है कि यदि उत्तर दक्षिण दिशा पर जाकर के ठहर रही है तो कोई एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भीतर जो इसको इस दिशा में लाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो यहीं से हमने बात समझनी है। अभी हमने पीछे इस टॉपिक को पढ़ा था, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रखा जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, और यदि चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह हमेशा जो वह विद्युत क्षेत्र हो, वह चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा में अलाइन होने की, उसकी दिशा में संरेखित होने की कोशिश करता है। कहां? अभी फिर से आपको समझाता हूं। ये मैंने एक वह चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये क्या है? वह चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसे मैं बी से प्रदर्शित कर रहा हूं। इस पे मैंने कोई एक चुंबक रख दिया इस तरीके से, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था। हमने बात करी थी इस पर एक बल काम करेगा, और बल क्या होगा? वो बल आघूर्ण होगा जो चुंबक को घुमाएगा। घुमाने के लिए क्या करेगा? लगने वाला बल टाउ बराबर होता है एम बी, कैपिटल एम ले रहे हैं, एम बी साइन थीटा के, इसके बराबर होता है। इसका अर्थ है कि इस पर एक बल आघूर्ण काम कर रहा है जो इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, और यदि ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इस पर बाहर से कोई ऐसा बल ना काम कर रहा हो कि जो इसको इसी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करे, यदि ऐसा नहीं है तो ये कोशिश करेगा घूम करके ऐसे आ जाएगा। तो कैसी स्थिति में आने का प्रयत्न करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये इस स्थिति में आने का प्रयत्न करेगा, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। और यदि ऐसी स्थिति में आने का ये प्रयत्न करेगा तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका एक सिरा जो नॉर्थ पोल है, इस वह चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए यहां से एक दो बातें और आपको समझ में आएंगी। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होगा? संरेखित होने का प्रयत्न करेगा। यानी कि इस वाले चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा M, वो वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होगा? संरेखित होगा। ध्यान देना, इस वाले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? M। इसकी दिशा क्या है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, और वह चुंबकीय क्षेत्र बी भी क्या है? इसी दिशा में है। तो यदि हम कह दें थीटा बराबर हो जाए 0 तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एम बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि टाउ का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यदि चुंबक इस स्थिति में रहता है तो उस पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। इस स्थिति के लिए टाउ बराबर क्या होगा? 0। जबकि इस वाली स्थिति के लिए टाउ बराबर होगा एम बी साइन थीटा। दोनों बातों पर ध्यान देना। तो अब इसी चीज को यहां पर समझिए, ये अपने आप में दिख सुई क्या है? एक ऐसा ही चुंबक है। इसको आप पृथ्वी पर कहीं भी ले जाते हैं तो इसकी सुइयां घूम करके हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरती हैं। क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ है इस पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है जो इसको इस दिशा में लाने की प्रयत्न कर रहा है या लेकर के आ रहा है। क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर यानी कि यह घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए यह आसानी से संरेखित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है इतनी बात से आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि एक दिक सुई या कंपास बॉक्स में जो एक नीडल होती है वह क्यों उत्तर दक्षिण दिशाओं में जाकर के ठहरती है। क्या यह चीज क्लियर है प्यारे बच्चों? बैट बॉय सूरज कह रहे हैं जी सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखें क्या किसी को इतनी बात समझ में आ रही है मेरी कि कंपास नीडल क्यों घूमती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के क्यों ठहरती है? पहले हमने इस बात का जवाब देने की कोशिश की है। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। नेहा कह रही है, राहुल कह रहा है, दृष्टि कह रही है, आलोक कह रहे हैं, नईम सैफी कह रहे हैं, विवेक सेन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। SBM चौधरी कह रहे हैं, कृतिक कह रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यदि ये क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहां से इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित है,
और उसी चुंबकीय क्षेत्र को, उसी पृथ्वी के भीतर जो चुंबक का गुण स्थित है, उसी को हम नाम देते हैं भूचुंबकत्व। तो अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्स में कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो उस चीज को लिख लेते हैं। तो क्या कहा हमने, हम लिखते हैं जब किसी दिक सुई को, दिक सुई, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कंपास निडल, कंपास निडल को हम कहें पृथ्वी में कहीं पर रखा जाता है तो उसके सिरे हमेशा उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस दिक सुई पर कोई वाह्य चुंबकीय क्षेत्र बल लगाकर उसे नॉर्थ साउथ दिशा में संरेखित कर रहा है, संरेखित करता है। इसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत भूचुंबकत्व है, भूचुंबकत्व है। तो हमने ये तो बात समझ ली कि भाई नीडल्स के घूमने का मूल कारण यह है कि कोई ऐसा वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो उसे घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, और वह चुंबकीय क्षेत्र और किसी का नहीं है, पृथ्वी का भूचुंबकत्व है। अब भूचुंबकत्व का हमको रीजन समझ में आ गया, हमें पहली बात समझ में आ गई कि जब हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है, तो हम उसको कैसे हम लॉजिकली समझेंगे। तो ये बात हमारे को ये बताती है कि हाँ भाई, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण है। यदि ऐसा ना होता तो ये नीडल कभी भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशाओं में जाकर के नहीं ठहरती। तो पृथ्वी के अंदर भूचुंबकत्व है, समझ में आ। अब प्रश्न आता है, आखिर भूचुंबकत्व का स्रोत क्या है, किस कारण से है? क्या पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, या इसका कुछ अन्य कारण है? तो समय समय पर वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अलग अलग, हम कह सकते हैं, विचारधाराएं प्रस्तुत करी। तो अब हम इसी के बारे में चर्चा करें। अब इसी के साथ में आपको यह भी समझना है कि चुंबकीय सुई जब इस दिशा में आती है तो उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए यह स्थिर हो जाती है इसमें। और जब तक ये किसी भी कोण पर रहेगी, इस पर एक, हम कह सकते हैं, बल आघूर्ण काम करेगा जो इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा। इतनी बातें हो गई। अब है भूचुंबकत्व का स्रोत। अब लिखते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक आता है भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व का स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या कारण? पहली विचारधारा वैज्ञानिकों के दिमाग में आई कि भाई, पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है वो ऐसा है कि जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है ना, उस घूर्णन अक्ष से संरेखित होकर के एक बड़ा सा चुंबक खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पृथ्वी की, हम कह सकते हैं, संरचना को समझते हैं, तब वहां से हम इन बातों का निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृथ्वी की एक संरचना ले लेते हैं। ये हमने एक पृथ्वी की संरचना ले ली। अब ध्यान दीजिएगा,
इसमें चलिए हम दो रेखाएं और ले लेते हैं, हम दो रेखाएं और ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारे को बात और अच्छे से समझ में आएगी। और इसका कलर ले लेते हैं येलो। चलिए, पहले हमने यहां से एक रेखा खींच दी, एक ऐसे रेखा खींच दी, और एक ऐसे रेखा मैंने खींच दी, दो रेखाएं खींच दी। तो ये पृथ्वी है, इसके हमने दो रेखाएं खींच दी। आप जानते हैं अच्छे से, पृथ्वी की जो अक्ष होती है, ये वाली अक्ष होती है जिसके परितः पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी कि रोटेट करती है। और इसी रोटेशन के कारण पृथ्वी में दिन और रात की घटनाएं घटित होती है। दिन और रात होने का मूल कारण यही है। तो पृथ्वी की ये जो अक्ष है, खड़ी अक्ष, यह वास्तव में एक घूर्णन अक्ष भी है। तो ध्यान देना इस बात को, ये वाली जो अक्ष है, ये हमारी कौन सी है? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है, और पृथ्वी इसी के चारों तरफ इस तरीके से घूमती है। अब ध्यान आपने एक बात का देना है कि यदि मैं दिशाओं की बात करूं, तो ये वाली जो दिशा होती है, इसे कहते हैं पूर्व दिशा। ये वाली दिशा होती है पश्चिम। इस दिशा को नाम देते हैं उत्तर। और ये वाली दिशा होती है, ये होती है दक्षिण। दक्षिण दिशा। लेकिन यदि पृथ्वी के संदर्भ में कहें, तो हम इसे भौगोलिक शब्द से निरूपित करते हैं, यानी कि भौगोलिक पूर्व, इसको नाम देंगे भौगोलिक पूर्व। ये भौगोलिक पश्चिम, भौगोलिक पश्चिम, ये भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर, और ये भौगोलिक दक्षिण। भौगोलिक। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये भौगोलिक शब्द का क्या मतलब हुआ? भौगोलिक का अर्थ है फिजिकली, ज्योग्राफिकली, यानी कि भूगोल के अनुसार पृथ्वी की जो चार दिशाएं हैं, वो दिशाएं ये हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। क्लियर होगी बात? और पृथ्वी इस अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पर यहां पर यदि मैं एक जो चुंबक को लेकर के यदि यहां पर लटकाऊं, अभी मैंने कंपास नीडल्स की बात करी है, दिक सुई की बात करी, आप एक दिक सुई लीजिए, पृथ्वी पर कहीं पर उसे रखेंगे, तो उसकी दिशाएं ठीक है, ये आ जाएगा भौगोलिक दक्षिण। तो मैंने कहा यदि एक नीडल रखी जाए, एक कंपास नीडल रखी जाए, तो उसकी दिशा कभी इस सीधी येलो लाइन पर जो घूर्णन अक्ष है वहां पर आकर के नहीं टिकती है। कंपास नीडल को रखोगे तो वो हमेशा ऐसे आएगी। चलिए एक अलग कलर से इसको दर्शा देता हूं मैं। इसको हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। चलिए, ये मैं एक नीडल रख रहा हूं यहां पर एक नीडल रखी, तो ये नीडल्स पे इस तरीके से दिशा आएंगी। ऐसे करके ये दिशा आती है, यानी कि ऐसे करके यदि इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो ये इसका एक सिरा हो गया और ये इसका दूसरा सिरा हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह ठीक उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन ठीक एग्जैक्ट भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की तरफ नहीं रखती है। एक चुंबकीय सुई को यदि आप हिला करके छोड़ेंगे, तो वो जिस दिशा को बताती है, वो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशाएं सही सही नहीं दर्शाती हैं। ध्यान देना मेरी बात को। उससे थोड़ा सा इतर हो जाती है, उससे थोड़ा चेंज हो जाती है उसकी डायरेक्शन। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो कितनी डायरेक्शन चेंज हुई, इसको हमने थोड़ा सुई को थोड़ा ज्यादा घुमा दिया है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी दिशा है, ये दिशा है। तो हम कहें ये जो दिशा है, ये कहलाता है आपका चुंबकीय। चुंबकीय, ये जो दिशा है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये कहलाता है, ये वाली जो दिशा है, यह है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो गई?
तो भौगोलिक वाली लाइन अलग है और चुंबकीय वाली लाइन अलग है। इन दोनों के बीच में बहुत सी बुक्स में इसमें एंगल भी दे रखा है कि एंगल कितना कितना बनता है। यह 11.3 डिग्री का एंगल होता है। इसके बीच में ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, यह है 11.3 डिग्री का एंगल होता है। भौगोलिक उत्तर जो कि ये वाली दिशा है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो कि ये वाली दिशा है, इन दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का अंतर होगा। तो इधर भी ये 11.3 डिग्री ही होगा। इतना डिफरेंस आता है दोनों के बीच। तो मुझे लग रहा है संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे कि भूचुंबकत्व का स्रोत क्या है, तो पहले वैज्ञानिक आए या पहले वैज्ञानिकों ने जो चर्चा करी, एक हाइपोथेसिस लगाई, एक परिकल्पना करी, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि भाई इस खड़ी अक्ष के अनुरूप इस अक्ष पर एक बहुत शक्तिशाली फिजिकली मतलब भौतिक रूप से एक बड़ा सा चुंबक स्थित है पृथ्वी के अंदर, जो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है। और इसके खड़े होने के कारण हम किसी भी नीडल्स को, किसी भी दिक् सुई को जब छोड़ते हैं तो हमेशा इस दिशा में आकर के रुकता है। यह विचारधारा थी पहली। लेकिन यह भी कुछ हम कह सकते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा इस विचारधारा का खंडन कर दिया गया, इस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। तो पहली विचारधारा क्या थी? स्रोत। पहली विचारधारा क्या थी कि पृथ्वी की घूर्णन अक्ष पर पृथ्वी के भीतर एक विशाल आकार का दंड चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर एक, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं। अब इतनी बात से ध्यान दीजिएगा, इस शब्द से थोड़ा ध्यान देना, यह आपके काम का है। जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। दक्षिण की ओर होता है। तो देखिए, इतनी बात यहां से लेके यहां तक की बात तो सत्य है। ये तो अभी भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग की जो बात थी कि वैज्ञानिकों का यह कहना कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक की एक रॉड, एक बहुत बड़ा दंड चुंबक स्थित है जो घूर्णन अक्ष के, हम कह सकते हैं, से संरेखित है। यह बात बाद के वैज्ञानिकों ने इसको खंडित कर दिया कई सारे तर्क देकर। लेकिन यहां पर आपने इस बात को समझ लेना है कि जिसका दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर है। यानी कि जो भी चुंबक इसके अंदर है या जिस भी कारण से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है, उसका दक्षिणी ध्रुव तो कहां है? उत्तर दिशा में। और उत्तरी ध्रुव कहां है? दक्षिण दिशा में। अब आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, आप यहां पर लिख रहे हो कि ये भौगोलिक उत्तर है और यहीं पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। यहां पर लिखा आपने भौगोलिक दक्षिण है और यहीं पर है चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है। लेकिन बोल उल्टा दिया कि यह भौगोलिक उत्तर की तरफ इसके भीतर जो भी चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव है। ऐसा क्यों? इस मूल बात को जरूर समझना है आपने, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात मुझे बताइए, हमने चुंबकों के गुणों के बारे में अध्ययन किया। चुंबक के गुण क्या कहते हैं? चुंबक के गुण ये कहते हैं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैंने बीच में ये जो चुंबक लिया है, चुंबकीय नीडल ली है, यदि इसका जो सिरा मान लेते हैं वह उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है वो, तो ये उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ जाएगा कि दक्षिण की तरफ जाएगा? भाई जो उत्तरी ध्रुव होगा किसी भी चुंबक का, वो दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा ना।
उसकी तरफ आकर्षित होगा ना, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। तो इसका उत्तरी ध्रुव इस दिशा में है, इसका अर्थ है पृथ्वी के अंदर जो भी चुंबक है जिस भी कारण से, उसमें चर्चा भी हम करेंगे, उसका दक्षिणी ध्रुव यहां पर है। इसलिए अब बात आती है कि यदि दक्षिणी ध्रुव है तो फिर हम इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है? तो प्यारे बच्चों, उसका रीजन ये है कि जब भी किसी कंपास नीडल्स को लगाया जाता है पृथ्वी में किसी भी स्थान पर, उसका एक सिरा हमेशा उत्तर दिशा की खोज करता है। इसलिए इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का सही नाम मैं बोलूं तो यह कहता है उत्तर खोजी ध्रुव। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है उत्तर खोजी ध्रुव, और यह वाला जो सिरा होता है ये होता है दक्षिण खोजी ध्रुव। अब सिमिलरिटी लाने के लिए हम इसको दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कह देते हैं। तो क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई है? प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई है? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। अंकित कुमार, क्या मेरी बात समझ में आई है अंकित? अब देखिए एक नई बात आ गई। एक कह रहे हैं कि जब पृथ्वी घूम रही है तो चुंबक के ध्रुव भी घूमेंगे। भाई देखिए, हम घूर्णन अक्ष की बात कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हम घूर्णन अक्ष की बात कर रहे हैं, और ये जो चुंबक है ये लगभग घूर्णन अक्ष के ही संरेखित है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जो कि 11.3 डिग्री का डिफरेंस है। पहली बात ये समझिए, कोई भी वस्तु घूमती है तो घूर्णन अक्ष के परितः यदि वो घूमेगी तो उस पर स्थित सभी बिंदु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो संभवतः ध्रुवों में ज्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला। पहली बात। दूसरी बात, यदि ये घूमेगी भी और किसी कारण से ध्रुव भी घूम रहे हैं, लेकिन आप जो नीडल्स इसके अंदर रखोगे वो तो हमेशा आपको क्या करेगी, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करेगी। ये ध्यान देना है। अमित यादव कह रहे हैं सर लास्ट लाइन। हाँ बेटा, यही वाली तो मैंने बात आपको समझाई है, इसी पे तो फोकस किया इतनी डिस्कशन को। मैंने ये कहा कि हमारे पास जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कभी उत्तरी ध्रुव की तरफ आकर्षित नहीं होगा दूसरे चुंबक के। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। तो यदि इस चुंबकीय सुई का ये उत्तरी ध्रुव है तो ये जिस दिशा की ओर दिखा रहा है वहां पर कहीं ना कहीं पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से इस चुंबकीय सुई का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। इसलिए यहां पर अंदर क्या होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। लेकिन हमने कहा हम फिर भी इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और इसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग में दिशाओं से लेते थे, यानी कि चुंबक का ये सिरा उत्तर दिशा की खोज करता है, इसलिए इसका सही नाम है उत्तर खोजी ध्रुव। ये दक्षिण दिशा की खोज करता है, इसलिए इस वाले सिरे को कहते हैं दक्षिण खोजी ध्रुव। और बाद में इसको थोड़ा सुधार करके हम कह देते थे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। तो मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर आ जानी चाहिए। हाँ देखिए, अब राज कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, वैज्ञानिकों ने उसे देखा है? अरे बच्चों, इसी का तो डिस्कशन करना है आज हमने, इसी बात को तो समझना है। इस विचारधारा को तो अस्वीकार कर लिया गया था। जैसे मैंने कहा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, पृथ्वी के भीतर एक विशाल आकार का दंड चुंबक है घूर्णन अक्ष पर, यानी कि ये घूर्णन अक्ष है येलो वाली, इस घूर्णन अक्ष पर क्या है, एक विशाल चुंबक स्थित है। वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब कुछ नई विचारधाराएं चली। नई विचारधाराएं क्या थी और समझिए। यदि केवल मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में एक और विचारधारा की बात करी गई, और बड़ी हम कह सकते हैं ये विचारधारा काफी प्रबल है, और इसी के कारण संभवतः पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो बाहर की ओर से कैसी है, हम कह सकते हैं सख्त है, सूखी हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई आप जानते हैं कि एक क्या कहा जाता है, एक पुच्छल तारा सूर्य के बगल से निकला, तो उन दोनों के बीच, पुच्छल तारे के बीच में और सूर्य के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करा, जिससे सूर्य का कुछ हिस्सा पुच्छल तारे की तरफ आकर्षित हो गया। तो कुछ हिस्सा पुच्छल तारे की तरफ आया तो
जब तक वो पुच्छल तारे तक पहुंच पाता तब तक पुच्छल तारा निकल गया। अब वही चीजें स्पेस में रह गई और स्पेस में वो जैसे जैसे ठंडी हुई उन्होंने ही ग्रहों का रूप ले लिया। एक ये विचारधारा है पृथ्वी और ग्रहों के संबंध की। अब आपको इसमें यह बात भी पता है कि जो पृथ्वी स्टार्टिंग में जब थी तो स्टार्टिंग में वह इस तरीके से थी, चलिए मैं यहां पर बनाऊं, ये थी, और ये पूरी की पूरी बहुत गर्म थी, हॉटेड थी। ये धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई। जब ये ठंडी होनी शुरू हुई तो आपको पता है कोई भी वस्तु जब ठंडी होती है तो सबसे पहले बाहरी पृष्ठ ठंडा होता है। तो पृथ्वी के साथ भी यही हुआ, सबसे बाहरी पृष्ठ ठंडा होना शुरू हुआ। ठंडा होना शुरू हुआ तो आप जानते हैं यदि कोई चीज ठंडी होगी तो क्या होगा, उससे भाप निकलेगी। वो भाप निकली, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल कुछ इस प्रकार सा है कि वो भाप, वो गैस बाहर नहीं जा सकती है, वो ट्रैप हो जाती है। तो उसी ने क्या करा, हम कह सकते हैं जब ऊपर जाके ठंडी हुई तो उन्होंने बारिश का आकार लिया और धीरे धीरे क्या हुई, बारिश होनी शुरू हो गई। उसी के कारण आपने देखा होगा पृथ्वी पर बड़े बड़े समुद्र या सागर उत्पन्न हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी ठंडी हो चुकी हो। पृथ्वी के 3 हिस्से आपने पढ़े होंगे। एक यदि मैं हिस्सा बनाऊं, पहला ये वाला, एक ये वाला, इसको कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाले भाग को कहते हैं, इसे कहते हैं कोर। पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर की पपड़ी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, उसके बीच का हिस्सा जिसे मेंटल कहा जाता है, और सबसे अंदर का हिस्सा जिसे कोर कहा जाता है। अब ध्यान देना, क्रस्ट भी ठोस अवस्था में है, मेंटल भी ठोस अवस्था में है, लेकिन जो अंदर सबसे भीतरी भाग है पृथ्वी का, वह कोर जिसे हम कहते हैं, वह अभी भी द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में। पहली बात समझ में आ रही है। और यहां पर जो हम कह सकते हैं जो पदार्थ है वो भारी धातुएं सबसे भीतर है। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये जो भारी धातुएं हैं वो सारी की सारी कहां है, भीतर की ओर है। यानी कि आयरन, कोबाल्ट आदि भारी धातु हम लिख सकते हैं द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ध्यान रखना मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान दोगे तो आज बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड समस्या। तो हमने कहा सबसे भीतर की ओर भारी धातुएं हैं और वो द्रव अवस्था में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भारी धातुएं अंदर क्यों हैं, वो तो बाहर भी होनी चाहिए, क्रस्ट में भी होनी चाहिए, मेंटल में भी होनी चाहिए। तो कुछ कुछ मात्राओं में क्रस्ट और मेंटल पे भी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वह सबसे भीतर स्थित है। क्यों स्थित है आप खुद ही सोचिए। आप एक बीकर लीजिए और बीकर पे थोड़ा सा आप लकड़ी के टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ा एल्युमिनियम डाल दीजिए, थोड़ा लोहा डाल दीजिए, थोड़ा पत्थर डाल दीजिए, उसको मिला लीजिए। आप देखोगे हल्की हल्की चीजें ऊपर रहेगी, लकड़ी ऊपर तैरती हुई रहेगी। लकड़ी से जो थोड़ी सी भारी होगी थोड़ी जल के भीतर रहेगी, लेकिन जो सबसे भारी होंगे पत्थर और लोहे के कण वो बिल्कुल बीकर की तली पर स्थित होंगे। इसका अर्थ है भारी चीजें सबसे अंदर स्थित होती हैं। तो ठीक वही विचारधारा यहां पर लगी। तो जितनी भी भारी तत्व हैं वो मैक्सिमम कोर पर उपस्थित हैं, लेकिन किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अब आप कहोगे कि सर वैज्ञानिकों ने देखा है क्या अंदर द्रव है। हम कहेंगे देखा किसी ने नहीं है, लेकिन आप जानते हो हमारी जो साइंस है वो लॉजिकली चलती है, यानी कि वह तर्कों पर आधारित होती है। अब कैसे पता चला कि अंदर की ओर के जो पदार्थ हैं वह अभी पिघली हुई अवस्था में है, तो इसके सबसे अच्छे प्रमाण है ज्वालामुखी। आप देखते होंगे जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से अंदर से कोई ठोस पदार्थ नहीं निकलते हैं, हमेशा लिक्विड फॉर्म में लावा बाहर निकलता है। और लावे की यदि टेस्टिंग की जाए तो उसमें यह माना जाता है उसमें भारी धातुएं ज्यादा है। तो सबसे अंदर का स्थिति क्या है, भारी धातुएं, और वह अभी भी क्या है, द्रव अवस्था में तो है लेकिन हीटेड है, बहुत गर्म है। तो ये कोर में जो भी द्रव अवस्था में है यह है गर्म अवस्था में, गर्म है ये जितनी भी चीजें। तो अब इसका चुंबकत्व से क्या फर्क पड़ गया, यही आपने ध्यान देना है। जब ये गर्म अवस्था में है तो इसके कुछ ये जो भारी धातुएं हैं यह भी किसके रूप में होगी, परमाणुओं के रूप में ही होगी।
जो भी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम इकाई तो परमाणु ही होती है। वो परमाणु यदि आयनित हो जाए, मेरे बात पे ध्यान दीजिए, यदि वो परमाणु आयनित हो गए, आयनित का अर्थ है उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो परमाणु में धनावेश आ गया। अब परमाणु में कैसा है, धनावेश है। अब क्या हो रहा है, ये हमने कहा गर्म है, यदि गर्म है तो क्या होगा, गर्म चीजों पे उबाल आता है। गर्म चीजें क्या होती हैं, उबलती हैं। तो उबलती हैं तो इसके अंदर उबाल आता है। धातु में जो धातु पिघली हुई अवस्था में उनमें उबाल आता है, और उबाल आता है तो वो एक चक्र में घूमती है। चक्र समझ सकते हो, आपने उबलती हुई वस्तुएं देखी होगी, ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, इस तरीके से। तो इसमें उबाल आता है और ये इस तरीके से सर्कुलेट करती है। तो जब पदार्थ ये घूमता है, यहां से ये पदार्थ घूमा ऐसे करके और यहां पर पहुंच गया, और लगातार ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं सारे के सारे पदार्थ। और यह पदार्थ क्या है, यह है आयनित अवस्था में। आयनित अवस्था में, यदि आयनित अवस्था में है तो इसका मतलब इनमें आवेश है, और यह आवेश क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। जब आवेश चलता है तो क्या बनती है, आप जानते हैं आवेश के चलने से विद्युत धारा बनती है। और यदि विद्युत धारा कहीं पर होगी तो अभी आपने पढ़ा धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि यदि किसी स्थान पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में हमारी थ्योरी यहां पर एंड होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचारधाराएं दी, लेकिन हम कह सकते हैं इस विचारधारा को सर्वमान्य माना गया। और एनसीईआरटी में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा गया है डायनमो प्रभाव। इसको क्या नाम देते हैं, डायनेमो प्रभाव। ध्यान रखना, कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि डायनेमो प्रभाव क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी के भूचंबकत्व के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचारधारा प्रस्तुत करी कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जिसे हम कोर कहते हैं, वहां पर भारी धातुएं किस अवस्था में है, आयनित अवस्था में है। क्योंकि वह बहुत गर्म हिस्सा है इसलिए वहां यह आयनों में उबाल आता रहता है, यानी कि ये घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, जिसके कारण वहां पर क्या होती है, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि आवेश चलेगा तो विद्युत धाराएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, डायनेमो प्रभाव कहते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों, ये थ्योरेटिकल पार्ट, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, ये कुछ समझ में आया आपको? हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की चैटिंग चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, नॉन स्टॉप चलती है। दृष्टि कह रही है विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। डायनेमो प्रभाव मोहम्मद अली कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या आपको बताया, डायनेमो प्रभाव क्या है, और यही विचारधारा वर्तमान में क्या है, काफी मान्य है। तो हमने क्या कहा, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के केंद्रीय भाग में भारी तत्वों के आयन उपस्थित हैं, जो कि द्रव अवस्था में हैं, तथा इन द्रवों में उबाल के कारण यह आयन गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है तथा
यह विद्युत धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी भाषा में इस चीज को एक्सप्लेन भी कर लिया है कुछ वर्ड्स में। तो मुझे लग रहा है आप यदि इतनी चीज को समझ जाएंगे तो खुद से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब एक बात और, जो अभी हमने पीछे ये डायग्राम आपको बताया है ना, ये वाली लाइंस, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तर दिशा, भौगोलिक दक्षिण दिशा, भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक पश्चिम, ये दिशाएं कभी नहीं बदलती, ये दिशाएं फिक्स है। लेकिन ये जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है, ये माना जाता है कि ये 15-15, 20-20 या 50-50 सालों के बाद ये जो लाइंस है, ये जो दिशा है, ये थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री का अंतर इसमें आ सकता है। तो आखिर कैसे पता चला? देखिए, अभी हमने बात करी किसकी? हमने बात करी थी अभी कि केंद्रीय भाग में जो पदार्थ होते हैं वो आयनित अवस्था में रहते हैं और उनमें उबाल आता है। और इसका पता हमें कैसे चला? ज्वालामुखियों से पता चला। तो ज्वालामुखी से जब हम कह सकते हैं लावा बाहर आता है ना, तो लावे की जब लेयर्स नीचे की ओर गिरती हैं तो उसका भी अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह देखा कि हर 15-15, 20-20 साल बाद ये जो लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। तो सामान्यतः ये इतनी रहती है, लेकिन हर 15-20 साल बाद ये अपनी चुंबकीय जो दिशा है वो अपनी दिशा को 2-4 डिग्री या 5 डिग्री इधर उधर खिसका लेती है, वाइब्रेट करती रहती। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे इस चीज को रिपीटेशन कर रहे हैं कि क्या क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये भारी धातुएं हैं। बिल्कुल सही है। ऑलराउंडर विष्णु गुड इवनिंग कह रहे हैं। प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब स्रोत आपको समझ में आ गया कि मुख्य रूप से क्या स्रोत है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचारधाराएं दी। कुछ ने कहा कि ऊपर से सन से जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर वाले हिस्से पर जो हमारे पास विभिन्न गैसें हैं उनको आयनित कर देती है। अब गैसें क्या हो रही है? मूवमेंट कर रही है, चल रही हैं, इसलिए उनके चलने से भी धाराएं उत्पन्न होती हैं और वही हम कह सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। या वो पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल्स है, लोहा है, उसको क्या कर देती है? प्रभावित करती है और वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कुछ ने ऐसे कहा। कुछ ने कहा कि भाई सूर्य का प्रभाव जो अर्थ का जो सेंटर वाला ये वाला हिस्सा होता है, जो विषुवतीय तल होता है, ये वाला, इस विषुवतीय तल पर हम जब सूर्य की क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है तो यहाँ का ताप काफी बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ता है तो यहाँ से गैसें ऊपर उठती हैं और गैसें ऊपर उठ करके क्या करती है? एक सर्कल में घूमना शुरू करती हैं। उनमें भी आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो ऊपर उठने वाली गैसें हैं वह कुछ उत्तरी ध्रुव की तरफ और कुछ दक्षिणी ध्रुव की तरफ मूव करती हैं और उनके मूवमेंट से, क्योंकि उनमें आयन होते हैं, उनसे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत करी है, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य विचारधारा है वो मैंने आपके सामने रखी। वो कौन सी है? यह वाली है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह सबसे अच्छी प्रकार से व्याख्या करती है भूचुंबकत्व के स्रोत की। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, क्या यह क्लियर है? आप बताइए, क्या ये दो चीजें क्लियर है? मैं तब तक आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे और कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है तो आप लिख सकते हैं क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर आपका हो गया होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। सूरज कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब करते हैं एक एग्जांपल को। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो अपोजिट वाला समझ में नहीं आया। तो देखिए, उसका एक रीजन आपको यहां पर भी दिखा सकता हूं। मैं यहां पर भी दिखा सकता हूं। देखिए, जब चुंबक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? एक शक्तिशाली नॉर्थ पोल होगा जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, और यहां पर शक्तिशाली क्या होगा? साउथ पोल होगा। लेकिन ये वाला जो अंदर वाला चुंबक है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण इसे इस प्रकार से संरेखित रखने की कोशिश करता है कि इसका उत्तरी ध्रुव वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिण दिशा की तरफ जाए या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाए, और इसका दक्षिणी ध्रुव वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर
ध्रुव की तरफ जाए। ठीक ऐसा ही पृथ्वी के भीतर होता है। तो यहां से भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, अब लेते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5.6। अब 5.6 में क्या रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में से कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत हैं। चित्रों में मोटी रेखाएं हैं, पहचानिए कि उनमें गलती क्या है। इसमें से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक दर्शाई गई है, बताइए वो कौन से चित्र हैं। तो प्यारे बच्चों, चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहला जो ए डायग्राम है ये इस प्रकार से है। इसमें इन्होंने इस तरीके से एक रॉड लगा रखी है और यहां से इन्होंने क्या कर रखा है, बनाए तो ऐसे करके लाइंस शो करी हुई है, ये शो करी हुई है लाइंस ऐसे। अब बता रखा है कि क्या यह चुंबकीय क्षेत्र संभव है। तो हम कहेंगे क्या यह चुंबकीय क्षेत्र संभव है? नहीं, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? रीजन, क्योंकि कभी भी आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे वो एक ही बिंदु से सब दिशाओं पे बाहर नहीं निकलती। ध्यान रखना मेरी बात को। कभी भी एक बिंदु से चुंबकीय बल रेखाएं सभी दिशाओं में बाहर नहीं निकलती है, लंबवत बाहर नहीं निकलने वाली है। वो आपको यदि यहां पर एक चुंबक का मैं स्रोत बनाऊं, देखिए यहां पर बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलती हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ये चलेंगी, ऐसे जा सकती हैं, ऐसे आ सकती हैं, यहां से बाहर, यहां से बाहर, और यहां से अंदर। ये होती है किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा। ये किसी भी बिंदु से सब दिशाओं में एक जैसी नहीं निकल रही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक ही बिंदु से निकल रही हैं, इस वाले बिंदु से, इसलिए यह संभव नहीं है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता जैसा ये दर्शा रहे हैं। अब थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में भी इसने बात करी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठाक दर्शाती हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अब आप कहोगे विद्युत क्षेत्र क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके भीतर यदि एक छड़ है जिसको मैं धन आवेश दे दूं, ये धन आवेश दे दूं, तो इसके सभी बिंदुओं से ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जरूर निकल सकती, क्योंकि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यदि ये छड़ धन आवेशित हैं तो विद्युत क्षेत्र ई बिल्कुल सही है कि ये यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया मुझे लगता है पहला ये ऑप्शन, कि चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकल सकती, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं से एक ही बिंदु से सब दिशाओं पर लंबवत बाहर नहीं आएगी। वैद्युत बल रेखाएं इसलिए हो सकती है, यदि इस छड़ को मैं धनावेशित कर दूं तो हर बिंदु से ऐसे ही बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। ए पार्ट ये हो गया। बी पार्ट में देखते हैं। यहां रख लेते हैं। बी पार्ट में उन्होंने ये दिखाया है। बी पार्ट में देखिए, यहां लिखा है, इन्होंने डायग्राम बनाए हैं, तो ऐसी रेखाएं हैं। ये रेखाएं हैं इस तरीके से, और ये दिखा रखा मुक्त आकाश। मुक्त आकाश पे ये स्थिति उन्होंने बना रखी। तो क्या ये डायग्राम संभव है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए? तो हम कहेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए भी गलत है और वैद्युत बल रेखाओं के लिए भी ये गलत है। क्यों गलत है? उसका रीजन है, कभी भी कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? कई बार बताया है, कटान बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। तो ये इसका रीजन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तो वहां इस बात को स्पष्ट किया था कि कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये यहां पर संभव नहीं है, ये कटान बिंदु नहीं हो सकते। तो यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी भी नहीं है और वैद्युत क्षेत्र ई भी नहीं है, दोनों यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते। ध्यान देना। अगला सी पार्ट देखें। सी पार्ट पे इन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है। देखिए ऐसे,
ये दिखा रखा है और ऐसे करके इसमें इन्होंने ये शो करा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने एक या ऐसा ले लेते हैं, दूसरा ये ऐसे करके एक ये दिखा रखा, ऐसे करके दिखा रखा। आप बुक से अच्छे से डायग्राम को समझ सकते हो। ये वास्तव में क्या है? ये एक टोराइड है, ध्यान रखना। ये क्या है? टोराइड। टोराइड में आप जानते हो परिनलिका को लेकर के यदि मोड़ दिया जाए, उसके सिरों को समाप्त कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, तो एक टोराइड बन जाता है। तो टोराइड में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर ही सीमित रहता है, क्योंकि ये एंडलेस होती है, इसके कोई सिरे नहीं होते, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बंद वक्रों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति को बताता है। यहां चुंबकीय क्षेत्र है, ये सी पार्ट में ये बात है। तो क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? मुझे लगता है आनी चाहिए। यदि आपने टोराइड पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि टोराइड में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि देखिए ये जो वायर्स जा रही हैं, मैंने नीले रंग से ये जो वायर्स बनाई है, ये वायर्स में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? राइट हैंड थंब लॉ। यदि धारा इस दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत, इसके इस तरीके से चारों तरफ घूमेगा। तो ये वायर ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से जाता है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई है। अगला देखें, डी पार्ट। ये तो सही है। इसके बाद डी पार्ट में देखिए, इन्होंने इस तरीके से बनाया है। हाँ बिल्कुल सही, इस तरीके से बनाया है, बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं ये, और यहां पर ऐसे करके इन्होंने ये दर्शाया है। ये क्या यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र है? देखने में लग रहा है बिल्कुल परिनलिका है भाई, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल सीधी रेखाएं दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र में, देखने में लग रहा है बिल्कुल परिनलिका है, लेकिन यह परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र को सही सही दर्शाता नहीं है। क्यों नहीं दर्शाता है? रीजन समझिए। क्योंकि परिनलिका अपने आप में एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और दंड चुंबक का मैंने चुंबकीय क्षेत्र आपको यहां दिखाया है। ये चुंबकीय क्षेत्र किनारों पर, एंड पर, ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, हमेशा कर्ड होता है। तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन बाहर से इधर की ओर से इसको ऐसे दिखाना चाहिए था। यहां से इसको थोड़ा सा यदि ऐसे मुड़ा हुआ दिखा देते, यहां से ऐसे मुड़ा हुआ दिखा देते, यहां से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखा देते ऐसे, और इसको ऐसे दिखा देते, तब मैं कहता यह चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका का है। लेकिन उन्होंने ये मुड़ी हुई रेखाएं नहीं दिखा रखी हैं, ये स्ट्रेट ही दिखा रखी है, सीधी ही दिखा रखी है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम कह सकते हैं गलत है। ये चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही। क्लियर हो गया? अगला ई पार्ट इन्होंने दे रखा है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में है एक इतना हिस्सा इन्होंने लिया और यहां से इस रेखाओं को ऐसे दिखा रखा है, ये ऐसे दिखा रखा है, इसके अलावा ऐसे दिखा रखा है, ये ऐसे दिखा रखा है, ऐसे यहां पर दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है। और डायरेक्शन भी यदि हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये है, और यहां से ये ऐसे जा रही है। तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति है? बिल्कुल है। ये अपने आप में ब्लू क्या है? एक दंड चुंबक है, जिसका इधर वाला सिरा क्या होगा? नॉर्थ पोल, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और ये वाला सिरा क्या होगा? साउथ पोल, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं वापस घूम करके अंदर आ रही। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एंडलेस होती हैं, कोई बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, वह अनंत तक जा सकती है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्रों का निर्माण करती है, वो खुली नहीं रहती। तो इस हिसाब से देखा गया तो बिल्कुल ये चुंबकीय क्षेत्र को सही तरीके से निरूपित करती है, एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो क्या ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ये यहां तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या क्लियर हुए? अब दो और बच गए, एफ और जी। चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब एफ को समझिए,
एफ का क्या है, इन्होंने इस तरीके से दो बनाए, एक इधर एक इधर, और ये इस तरीके से बना रखा है। एक रेखा ऐसे चली गई, कुछ रेखाएं ये यहां से ऐसे 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 दिख चली गई, ऐसी ये यहां से रेखाएं ऐसे ऐसे आ गई, और यहां पर भी यदि लिखा है ये इस तरीके से रेखाएं घूम रही है, ऐसे ऐसे। डायग्राम आप एनसीईआरटी से और अच्छे से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे। अब ये इस तरीके से है, डायरेक्शन इनकी मैंने ऐसे बना दी, और ऐसे, और यहां पर देखें, यहां पर ऐसे ऐसे। अब क्या ये क्षेत्र रेखाएं संभव हैं? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, इस वस्तु से आप ध्यान दीजिए तो सभी दिशाओं में बल रेखाएं बाहर निकल रही, दूसरी वस्तु यहां पर है, यहां पर सब दिशाओं से बल रेखाएं भीतर आ रही है। तो क्या यह एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है? हम कहेंगे नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है, आप इसे अगर सही डायग्राम मानोगे तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ऐसा मानोगे तो ये पूरा उत्तरी ध्रुव होना चाहिए और ये दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग संभव है? नहीं है संभव। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो डायग्राम है यह गलत है, यह सही नहीं है। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका यह होता है, किसी बंद पृष्ठ का निर्माण कीजिए। आप जानते हैं, हमने चुंबकत्व में गॉस नियम आपको बताया है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स होता है चुंबक के लिए वो शून्य होता है, लेकिन इसके लिए वो शून्य नहीं होगा। वो तभी होगा यदि बंद वक्र का निर्माण आपका हो। तो ये बंद वक्र नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या है? इसमें हम कहें चुंबकीय क्षेत्र बी गलत है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र ई की बात करूं तो सही होगा। क्यों होगा सही? ध्यान देना, यदि मैं इस छड़ को धनात्मक मान लूं और इस वाली छड़ को ऋणात्मक मान लूं, तो धन से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और ऋण में प्रवेश कर रही हैं, तब यह सही है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए सही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह डायग्राम क्या है? गलत है। मेरे को लगता है आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, अगला है जी। ये जी पार्ट है। जी पार्ट इन्होंने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बनाया है। इस तरीके से, और यहां पर इन्होंने ऐसे करके बल रेखाएं बिल्कुल सीधे दे दी, ऐसे दे दी, और यहां पर लिख दिया ये एन है और ये एस है, ऐसे लिख दे। तो क्या ये डायग्राम हो सकता है? चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी ऐसी सीधी नहीं होती है, ये जैसे ये दिखा रहे हैं ऐसी सीधी नहीं होती। अभी हमने इससे पहले एक और प्रश्न में आपको ये बात समझाई थी, कहां? परिनलिका वाले, इस वाले प्रश्न में। ये सीधी है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं है। यदि ये किनारों से मुड़ी हुई होती, बैंड होती, तो संभावना थी कि ये बंद वक्र का निर्माण करेगी। जैसे ये इधर से घूम रही थी वैसे ये इधर की ओर से ऐसे घूमनी चाहिए थी, ये सीधी, ये ऐसे घूमनी चाहिए थी। तब हम कहते हैं ये घूम करके बंद वक्रों का निर्माण करेगी, तब चुंबकीय क्षेत्र संभव होता। तो जैसे ये यहां पर संभव नहीं था, वैसे ये यहां पर भी संभव नहीं है। ये इतनी सीधी नहीं हो सकती है। आप यदि इस वाले डायग्राम पे ध्यान देंगे, यहां पर इसके अंदर भी यदि बनाऊंगा डायग्राम, तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधी नहीं होंगी, वो थोड़ी सी घूमी हुई होंगी, टर्न होंगी, वक्रीय होंगी। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है? संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्या ये चीज समझ में आपको आई? जितना हमने आपको ये बात समझाई, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। क्लियर है? विजय गेमिंग कह रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों,
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इन प्रश्नों का, यहां से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। जो बातें मैंने आपको बोली है वो आप रीजन लिख सकते हैं। जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको 9th से लेकर के 12th तक की कंप्लीट फिजिक्स मिलेगी और एक एक बार कंप्लीट हो चुकी है। ये तो सेकंड टाइम हम चला रहे हैं इसको स्मार्ट बोर्ड के साथ। तो हो सके अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। आपके यही चीजें हमारे लिए क्या करती हैं, एक मोटिवेशन का काम करती हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारी कुछ मेहनत सार्थक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।